हिंदुस्तानियों को हराया है तो हमेशा हिंदुस्तान के लोगों ने साथ नहीं दिया देश का। बात अगर देश को तोड़ने की है तो यही पहचान है कि कतरा कतरा खून का उसका ही बहना चाहिए जिसकी रगों में हिंदुस्तान है। हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करता हूं आपका आप जीतेंगे पर। मैं 3 दिन से कोई वीडियो इस प्रोटेस्ट पर नहीं लाया। मैं विश्वास रखता हूं कि आप बहुत इंतजार कर रहे होंगे कि ये क्या लेकर आए होंगे। हां, मैं लेकर आया हूं और बहुत अच्छा आर्टिकल लेकर आया हूं, और हो सकता है फिर एक प्रयास करूंगा कि हो सकता है इस वीडियो का कुछ फायदा हो जाए। मेरा ये जो कहा हुआ वाक्य है उसको याद रखना कि बात अगर देश को तोड़ने की हो तो यही पहचान है कि खून उसका ही बहेगा जिसकी रगों में हिंदुस्तान है। मेरे पीछे एक तस्वीर लगी हुई है मेरे नौजवान। आज ये आर्टिकल आपके दिमाग का हो सकता है पर्सपेक्टिव बदले। वैसे मुझे लगता तो नहीं है, क्योंकि खबरें मैं ऐसी ही बनाता हूं जिससे आप समझ पाए कि हकीकत क्या है, बट फिर भी मैं, वो कहते ना कि चंदन के वृक्ष से लिपटे रहत भुजंग, शीतलता वो कभी त्यागता नहीं है, चाहे जितने भुजंग लिपट जाए चंदन से। देखिएगा आर्टिकल, ये फोटोज मैं आपको कुछ दिखा रहा हूं पीछे। आप मुझे पहचान करके बताइए। मान लीजिए मेरे बहुत साथी मित्र हैं पुलिस थानों में, दिल्ली के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, बहुतों के अंदर। मैं आपसे यह पूछ रहा हूं, यह बच्चा है, इसकी खोपड़ी फटी हुई है, ये अगर तैयारी कर रहा है पुलिस की तो ये यही होगा। अगर पुलिस की तैयारी कर रहा है तो ये यही होगा। कौन लड़ा? जिसका डर था। अंदर बहुत दुख है, मैं इसको जाहिर नहीं कर सकता हूं, क्योंकि एक आपने बात सुनी होगी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इमोशन को पी के रखते हैं, वो ज्वालामुखी बनकर फूटते हैं। देखिए ये दुख है अंदर से कि जिसका डर था वो अपनी आंखों से चश्मदीद होकर देखा है। ये भारत का सिपाही है। आपको एक कहावत बता देता हूं, एक कहावत है कि लड़ाइयां दुनिया में बहुत होती हैं, आपस में बहुत चलती हैं, लेकिन जब कुर्बानी देने की बारी आती है तो ना राजा मरता है, न राजा के राज दुलारे, मरता है वो सिपाही जो मैदान जंग में छूट गया है, जिसके हाथ में कुछ दे दिया गया है, जिसको भड़काया गया है कि तुमको यह करना होगा। मरता है वो सिपाही। कुर्बानी सिपाही देता है, कभी भी राजा राज दुलारे ये कुर्बानी नहीं देते। लेकिन आपको यह समझ में नहीं आएगा। मैं आपको यहां दिखाऊंगा कि आपको क्या समझ में नहीं आया और क्या समझ में आना था। ध्यान दीजिएगा, ये जो बच्चों का खून बह रहा है, इसका जिम्मेदार कोई तो है। कोई तो है जो बाहर बैठा हुआ है, और कोई तो है जो अंदर भी बैठा हुआ है। इन बच्चों का खून यूं ही नहीं बह रहा। लोग कहते हैं कि इतनी बड़ी मात्रा में इधर से उधर से हजारों, ना जाने कहां कहां से कैसे स्टूडेंट आ गए। आए तो थे, इसमें दो राय नहीं है। बहुत अलग अलग इलाकों से स्टूडेंट आए। क्यों? क्योंकि बहुत दिनों से अगर कोई परेशान है तो वो एक मौका ढूंढता है कि कहीं कोई ऐसी चीज हो रही हो कि जहां मेरी भी आवाज सुनी जाए, मैं वहां पहुंचता हूं। ऐसे कई हजार लोग यहां आए जो कल्पना नहीं की थी गवर्नमेंट ने। 85,000 से ऊपर आदमी दिल्ली की सड़कों पर है, लेकिन इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट है। बट आप एक बात भूल रहे हैं कि 1 लाख कबूतरों को उड़ाने के लिए एक आदमी ऐसे कर दे तो उसमें से 20,000 उड़ जाते हैं। दिल्ली के प्रोटेस्ट में वही हुआ। मैक्सिमम संख्या में वो प्रताड़ित स्टूडेंट था, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो नीट का हो, वो पीजी का हो, यूजी का हो, जिसका भी हो, वो सब वहां आए। लेकिन उनके बीच में कुछ लोग थे, और उसमें से किसी आदमी को चोट नहीं लिखी है। मैं सबूत दिखाऊंगा। उनमें से किसी आदमी को चोट नहीं लगी। चोट किसको लगी? उन पुलिस वालों को जो इन्हीं किसानों के परिवारों से पुलिस में भर्ती हुए, और उन बच्चों को जो पुलिस बनने की तैयारी कर रहे हैं, डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियर बनने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मेरा देश इतनी आसानी से समझता कहां है। बहुत पुराना खेल है मेरे जाबाज। हर आदमी को यह एक मजाक लग रहा है कि दिल्ली में स्टूडेंट आ गए और सरकार हिला दी, संसद हिला दी। यह मजाक है कुछ लोगों के लिए, लेकिन इसकी गहनता को अगर जाओगे तो पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी कि तुम वही देश का सौदा कर रहे हो जो देश का सौदा कईयों वर्ष पहले अंग्रेजों ने हम पर राज किया, उससे पहले मुगलों ने हम पर राज किया। वही सौदा आज होने जा रहा है जब अमेरिका की दोनों पार्टियां एक तरफ हो जाती हैं, एक अकेले बिल के ऊपर जिसका नाम है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। मैं दिखाऊंगा। ये देखिए, ये बच्चा है, ये वही पुलिस वाले हैं ना। क्योंकि ये आपस में, ध्यान रखना, घर में 2 शेरों की लड़ाई इतनी मजबूत नहीं हो जानी चाहिए कि बगल वाले कुत्ते तुमको भड़काने लगे। आज हमने ये गलती करी, हम हमेशा अपनों से हारे। दोस्तों ध्यान रखना, कोई भी कुत्ता इतना मजबूत नहीं होना चाहिए जो 2 शेरों में दरार डाल दे।
हिंदुस्तान का रहने वाला हर स्टूडेंट, हर पुलिस वाला, हर व्यक्ति एक शेर है। और अगर तुमको बाहर से कोई कुत्ता भौंक के अगर तुम में दरार डाल देता है तो यही तुम्हारे पतन की शुरुआत है। दिखा दूंगा अभी। ये देखिए, आज जो राजनीतिक पार्टियां ये कहती हैं कि बहुत आताताई हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये 2012-13 का प्रोटेस्ट है, निर्भया का। पूरे देश में सनसनी थी इस कांड से। इस प्रोटेस्ट में हम शामिल थे। ये वही कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। ये दिसंबर 12 की बात थी दोस्तों, जाड़ों के दिन थे और जाड़ों में ये वाटर कैनन चलाए गए थे स्टूडेंट पर। लेकिन वहां ऐसा नहीं हुआ था कि कोई पत्थरों का ट्रक लाकर खड़ा किया गया हो, कि पुलिस पर पत्थरबाजी की गई हो, नहीं। वहां सुरक्षा को लेकर बात की गई थी। और ये वाटर कैनन का जो पानी था वो जाड़ों में भी झेला लोगों ने, क्योंकि संघर्ष हमें सिखाता है हार जीत की बात नहीं है। देश को तोड़ने में और जोड़ने में अपनों के ही हाथ होते हैं। क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। कर्तव्य पथ पर जो मिला, यह भी सही वह भी सही, जो हो गया वो हो गया। लेकिन अभी यह रुका नहीं है। सबसे बड़ा डर क्या है कि यह रुका नहीं है, क्योंकि अभी मंसूबे अधूरे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा मेरे प्यारे भाई, देखते रहना, एक एक करके खोलूंगा। यह एक व्यक्ति आता है इसी आंदोलन में और इसको एक लड़की, एक महिला पूछती है कि आप ये नारे क्यों लगा रहे हो कि जो यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में जो आदमी आतंकवादी कानून के अंदर जेल में है 5 साल से, जिसने भारत को तोड़ने के नारे लगाए, आप कह रहे हो उसको छोड़िए। क्यों? ये प्रोटेस्ट तो नीट का है। ये बच्चा कहता है, ये आदमी कहता है उस बच्ची से, क्या उमर खालिद ने तेरी इज्जत लूटी थी? ये आदमी 1000 आदमियों की भीड़ में एक लेडी से ऐसे कहता है, एक बच्ची है वो छोटी। आप कहते हो कि इसमें सारे देशभक्त हैं आंदोलन में। अभी दिखाता चलूंगा, देखिए ना, उमर खालिद ने तेरी, दिख रहा होगा आपको। खैर छोड़िए, यहां देखिए, ये नीट का स्टूडेंट है। इस आदमी के हाथ में माचिस है और ये गाड़ी जला रहा है। माचिस है और ये गाड़ी जला रहा है, देख लीजिए। और पुलिस वाला जब इसके पास आ रहा है तो डर की वजह से पीछे हट जा रहा है। क्यों? मॉब लिंचिंग की वजह से, क्योंकि भीड़ का कोई चेहरा, कोई नाम नहीं होता। आपने बांग्लादेश में एग्जाम्पल देखा होगा मॉब लिंचिंग का। कल को किसी का बेटा, किसी का पुलिस वाला या किसी का बच्चा अगर पिसके लड़ाई में, मॉब लिंचिंग में मारा जाता है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्यों कह रहा हूं ऐसा मारा जाता है? सबूत दिखाऊंगा, ऐसे खाली हाथ नहीं आता। मेरे जाबाज, आपको यह समझने की जरूरत पड़ेगी। इस अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने पार्लियामेंट में एक बार एक शब्द कहा था कि ध्यान रखिएगा जनाब, आप हमसे लड़िए क्योंकि हम विपक्षी पार्टी हैं। हम सत्ता में आएंगे, हमको मत आने दीजिए, हमसे लड़िए, हमारे खिलाफ अपने प्रोपेगेंडा चलाइए, लेकिन आप राम से मत लड़िए, क्योंकि राम से लड़ेंगे तो आपका पतन होगा और उसको कोई रोक नहीं पाएगा। आज एग्जाम्पल आपके सामने है। मेरे दोस्त ध्यान रखना, इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद अगर कोई व्यक्ति कहता है कि दुनिया में सबसे बड़े डिप्लोमेट भगवान श्री कृष्ण और हनुमान जी हैं, तो आप समझ जाइए कि आप चाहे जितने तीरंदाज हो, चाहे आप प्रेमानंद जी को गाली दे लें, चाहे आप भगवान कृष्ण से चिढ़ें, आपका पतन होगा ही होगा। देख लीजिएगा और सबूत में दिखाऊंगा। तो यह आदमी इस पुलिस वाले को धमकी देता है कि अगर तुझमें ताकत है तो आजा, गाड़ी के पास आजा, तेरे को भी हिसाब कर देते हैं इसके साथ ही। तो पुलिस वाला पीछे हट जाता है, ये माचिस लेके आग लगा रहा है गाड़ी में। मैं आपको प्रोटेस्ट दिखा रहा हूं जो नीट का पीसफुल प्रोटेस्ट होना था, जो बच्चों का प्रोटेस्ट था, उसमें किस तरीके से घुसपैठिए अंदर घुसे, बच्चों को पिटवाया, पुलिस वालों को पिटवाया और खुद सेफ निकल गए। और आज फिर से लीडर बनकर वही खड़े, दोबारा आह्वान हो रहा है कि दोबारा आइए। देखते रहना। ये देखिए, कभी भी जो मां बाप हैं, जो बच्चे को पढ़ाते हैं, वे कभी भी, चलिए 10, 20, 50 की मैं नहीं कहता, ईमानदारी से बोल रहा हूं, लेकिन कभी भी 99% मां बाप ये नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा किसी पर पत्थर फेंके। जो पहली बार देश में हाइड्रोजन ट्रेन चली है उसके शीशे फोड़ दे, उस पर पत्थर फेंके या पब्लिक प्रॉपर्टी में आग लगा दे। कोई भी मां बाप अपने पढ़े लिखे 12th क्लास या ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट अपने बच्चे को, कोई भी मां बाप ये सह नहीं देगा कि तुम ऐसा कर दो, क्योंकि वे इसके कॉन्सिक्वेंसेस जानते हैं। बच्चे पर एफआईआर होगी, गिरफ्तार हो जाएगा, उसका करियर खराब हो जाएगा, जिसकी वो तैयारी कर रहा था वो सब मिट्टी में मिल जाएगा। तो ऐसे कौन लोग थे जो इतने उग्र हो गए? यही तो समझने की बात है। और कोई कहता है कि वहां स्टूडेंट नहीं थे तो वो गलत कहता है। अगर वहां 50,000 की भीड़ थी तो 40,000 से ज्यादा वहां स्टूडेंट ही था जो परेशान था। लेकिन 5,000 लोग वहां कहीं के थे जिनको पहचान नहीं पा रहे, जिनमें से महज 70 लोग ही गिरफ्तार हुए। महज 70, क्योंकि वो जो ट्रक खड़ा हुआ था बगल में, दिखाऊंगा अभी, ईंटों से भरा हुआ, उसको खाली करने का मौका नहीं दिया गया। आप समझिए ना, साजिश को समझ। देखना, एक सबूत दिखा देता हूं, ये वीडियो भी वायरल हो रहा है, देख लेना, आपके स्क्रीन पे भी आएगा। ये पालिका बाजार है दिल्ली का, यानी इसको सीपी कहते हैं, कनॉट प्लेस। मेरे दोस्त, ये 2 लोग हैं, दोनों पे काला नकाब है
और दोनों यहां पर आग लगाकर हैंड ग्रेनेड या कुछ भी चीज थी उसको ऐसे पालिका बाजार के गेट के बाहर 3-4 इन्होंने विस्फोट किए हैं और अंदर की तरफ भागे हैं मार्केट में। ये नीट का स्टूडेंट करेगा क्या? आपको देखिए, मैं गलत हो सकता हूं, मैं भगवान तो नहीं हूं, लेकिन मैं सबूत दिखा रहा हूं और जो बता रहा हूं उसके हिसाब से आपसे एक कमेंट चाहूंगा। अगर आप भारतवर्षी हैं तो, अगर आप बाहर के हैं तो कुछ भी लिखिए, फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन भारतवंशी हैं, भारत में आपका जन्म हुआ, आपके माता पिता का जन्म हुआ, लिखिए कि क्या नीट का बच्चा किसी बम में आग लगाकर पालिका बाजार गेट पर या जो दिल्ली का दिल माना जाता है सीपी, वहां विस्फोट कर जनता में अफरा तफरी मचवाकर पालिका बाजार में 2 लोग काला ढाटा मारकर, काला नकाब मारकर अंदर घुस जाते हैं? बताइए कैसे घुसे? क्या आपको लगता है दिल्ली की सुरक्षा इतनी कमजोर है? नहीं। आपको यह भूल गए कि इन लोगों ने मेट्रो स्टेशन की सिक्योरिटी को ब्रीच किया और कई दशकों में एक बार मौका ढूंढता है ऐसा, कौन? घुसपैठिया, कि कब ऐसा हो कि जनता सब कुछ तोड़कर जाए और मैं अंदर चला जाऊं। वो मौका कल मिला। आपने सीपी के मेट्रो स्टेशन देखे होंगे, कनॉट प्लेस वाले, राजीव चौक वाले। ये आदमी, इसकी तो बहुत इज्जत है, सपोर्ट कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे शर्म भी आ रही है। ये जब वहां बच्चे पिट रहे थे, जब पुलिस बच्चों को पीट रही है, बच्चे पुलिस को पीट रहे हैं, इसकी छाती में ठंडक पड़ती है और ये आदमी वहां से निकल जाता है। और जब ये वहां से निकल रहा था मेट्रो स्टेशन की तरफ, तो मेट्रो के पास इसको कुछ जो राष्ट्रवादी लोग थे, बच्चे ही थे वो भी 12th 11th क्लास के, उन्होंने पकड़ लिया, कहा भैया ये तो अच्छी बात नहीं है, आपने वहां लड़वाकर और आप वहां सबसे आगे होने थे, आप निकल गए, इसके मुंह से एक जबान नहीं निकल रही है, ये केवल मुस्कुरा रहा है और क्या कह रहा है? मत करिए, फिल्मिंग मत करिए, प्लीज फिल्मिंग मत करिए। यार इतना तो गोबर हमारी बुद्धियों में नहीं भरा, हम नीट की तैयारी कर रहे हैं, हम भारत में रहने वाले इंटेलेक्चुअल लोग हैं, ऐसे लोगों को हम पहचान नहीं पा रहे कि डांस की बारी आ रही है, भगवान के ऊपर उल्टा बोलने की बारी आ रही है तो ये सबसे आगे हैं, और जब बात पिटाई की आई तो ये दिखे नहीं वहां। ये हमको तय करना होगा, इसको कोई दूसरा नहीं करेगा। ये देखिए, सबसे शॉकिंग बात बता देता हूं, आप जानते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो कितना बड़ा खिलाड़ी है? हमारे यहां पर विराट कोहली का वही ऑरा है, और विराट कोहली कोई चीज करेगा तो लाखों करोड़ों लोग वो चीज करने लगेंगे। आज विराट कोहली सनातन को आगे बढ़ा रहा है, वृंदावन में भगवान कृष्ण के चरणों में है, सपरिवार है, प्रेमानंद जी महाराज से आशीर्वाद लेने के लिए जा रहा है, क्योंकि जानते हैं लोग कि उसके इतने फॉलोअर हैं, सनातन की क्या वैल्यू हो जाएगी, लोग कितना फॉलो करने लगेंगे। ये प्रेमानंद जी को गाली देते हैं। और एक लड़की तो प्रोटेस्ट में कह रही है कि वो लंदन क्यों रह रहा है, वो यहां रहना चाहिए, वो सनातन को लिए वृंदावन चला जाता है। चिड़ समझिए चिड़ कहां पे है, जड़ समझिए जड़ कहां पे है। मैं आपको फिर समझा देता हूं, आप इतनी आसानी से नहीं समझेंगे, आपको जुड़े रहना होगा तभी समझ पाएंगे कि जड़ समझिए कि इस आदमी का इस आंदोलन से क्या लेना देना है। लेकिन इसको कोसा जा रहा है कि तुम सनातन को फॉलो करने के लिए वृंदावन चले जाते हो, यहां क्यों नहीं रह रहे, भारत में लंदन क्यों चले गए? समझे, उसकी छोटी बच्ची के लिए थ्रेट्स आए थे 2021 में, क्योंकि कोई छोटी हस्ती थोड़ी है वो। लेकिन ध्यान रखना, असली इशारा कहां है कि वो वृंदावन क्यों जा रहा है, इतना फेमस खिलाड़ी। ये आपको समझना होगा। ये गाड़ी में आग लगाई गई है मेरे प्यारे भाई, देखिए इस पर मैं अब आर्टिकल इतने ज्यादा लाऊंगा नहीं, इसलिए खुलकर बोल रहा हूं। ये देखिए, ये बच्चे ने मान लो ये गाड़ी तोड़ी है, इसको पलटाया है, इसके कांच फोड़े, इसकी गलती नहीं है। इसके पीछे रिमोट तो किसी और के हाथ में है जिसको हम समझ नहीं पा रहे, हम समझेंगे भी नहीं मेरे प्यारे भाई। चाहे ये पिटे, इसका खून बहे, चाहे इसका खून बहे, ये जो जनता जो इस सिक्योरिटी को तोड़कर ऊपर से आई है, क्या कोई आदमी यहां पर हैंड ग्रेनेड या कुछ उल्टा सीधा सामान लेकर नहीं आ सकता इसमें से? थोड़ा सा सोच के बताना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा होगा ही, लेकिन अगर होगा तो आज नहीं होगा। जो इस सिक्योरिटी को ब्रीच करके गया होगा, ऐसा नहीं है कि साथ की साथ ही हो जाएगा, फिर तो सीधा पता चल जाएगा। लेकिन जो 70 लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनकी जांच जब होगी तब आपको धीरे से समझ में आएगा कि यह सब करने का नतीजा देश ने क्या भुगता। अभी नहीं आएगा, ये शुरुआत है। अभी ध्यान रखना, ये वही पार्लियामेंट है जिस पर अटैक हुआ था। आज इसकी सुरक्षा में, पार्लियामेंट में सारे लोग रहते हैं, जितने भी बड़े लोग हमने चुन के भेजे, क्या वहां सुरक्षा नहीं होगी? क्या वहां बांग्लादेश और नेपाल जैसी स्थिति? एक लड़के ने बोला भी है भाई, पता नहीं उसका तस्वीर मैंने लगाया कि एक लड़के ने बोला है कि नेपाल बना देंगे, नेपाल उखाड़ देंगे, संसद को उखाड़ देंगे, भारत की को। जरा पूछना, इसके बाप ने बनाई है ये संसद? ये भारतीयों के खून पसीने के पैसे से बनी हुई है, और चुने हुए लोग वहां बैठे हैं। कोई भी 10 आदमी बाहर से रिमोट दबा के संसद उखड़वा देगा क्या? लेकिन यह बात कौन कहेगा? जो भारतवर्षी होगा, जिसको ब्रेन वॉश कर दिया जाएगा, वो यह बात नहीं कह सकता। अब आपको बताता हूं, देखिए यहां देखिए, नेपाल में एक छोटा प्रोटेस्ट था। मैं आपको यह वीडियो एक दिन पहले बता चुका था। यहां सोशल मीडिया बैन पर हुआ था बवाल, और नेपाल की सरकार गिर गई थी केपी शर्मा ओली की।
यहां देखिए बांग्लादेश एंटी रिजर्वेशन पर, एंटी हसीना रिजर्वेशन पर, यहां जो रिजर्वेशन था उसके खिलाफ दंगा हुआ था। 15 साल पुरानी हसीना की गवर्नमेंट 2 हफ्ते के अंदर उखड़ गई थी। हसीना को भागना पड़ा था वरना मारी जाती। यहां देखिए आर्टिकल 370 उमर खालिद को छोड़ा जाए, आर्टिकल 370 को वापस लाया जाए, प्रो हमास के नारे लगे, भगवान राम की बेइज्जती हो रही है, भारत हमारी माता है तो बाप कौन है इसका। यह इस प्रोटेस्ट की कहानी है। यानी प्रोटेस्ट नीट से शुरू हुआ था मेरे प्यारे भाई। देखिए ना, नीट बट वेंट टू द बैक बर्नर। आर्टिकल 370 मॉक इंडिया, प्रो हमास, एंटी हिंदू ड्यूरिंग पार्लियामेंट मार्च, ब्रेकिंग द लॉ, पार्लियामेंट सेशन ऑन। पार्लियामेंट में सारे जितने भी लोग हैं जो देश को चला रहे हैं वो बैठे हैं। आप पार्लियामेंट पर अगर ऐसे करके पहुंच जाओगे तो कोई सुरक्षा नहीं होगी क्या? भारत की पार्लियामेंट की सुरक्षा नहीं होगी, क्या करेगी पुलिस? लेकिन आप नहीं पहुंचे थे। मैं बड़े विश्वास के साथ बोल रहा हूं, आपको पहुंचाया गया था और मैंने समझाने की कोशिश की थी एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से कि इन सबको देखने के बाद पहुंचना। लेकिन बच्चे पहुंचे और पहुंचने जंतर मंतर पर पहुंचे, लेकिन संसद उनको पहुंचाया गया। ध्यान रखना। ये देखिए स्टोन पेल्टिंग, क्या भारत में दूसरा कश्मीर नहीं है क्या? है, दिल्ली में है एक कश्मीर जहां पत्थरबाजी हुई है, धुआंधार पत्थरबाजी। बताइए मुझे, यह पीसफुल प्रोटेस्ट था? लोग कहेंगे कि पुलिस ने लाठियां भाजी, तो पुलिस किसकी है? अगर पुलिस ने लाठियां भाजी, आपने बैरिकेड को तोड़ा, पुलिस ने लाठियां भाजी और पुलिस पर आक्रमण हुआ, तो लड़े कौन? स्टूडेंट और पुलिस। वो आदमी कहां है जो इस लड़ाई को चाह रहा था? वो नहीं मिला। और मैं सरकार पर भी थूकता हूं इस बार। क्यों? एक आदमी दिखाऊंगा, उस आदमी का फोटो, उस आदमी को इस्तीफा न दिलाने के चक्कर में आज क्या देख रहे हैं, देश की सिक्योरिटी के साथ क्या हो रहा है, ये मैं ये भी दिखाऊंगा। देखिए, ये पार्लियामेंट है, यहां लिखा हुआ है कि 5 नए बिल आने थे पार्लियामेंट। ये कौन सा है? मॉनसून सेशन। आप जानते हैं 3 सेशन होते हैं, एक बजटरी सेशन होता है जनवरी अप्रैल, एक मॉनसून सेशन होता है दोस्तों जो ये चल रहा है जुलाई अगस्त, जून जुलाई अगस्त, और एक होगा बाद में विंटर सेशन जो जाड़ों में चलेगा नवंबर दिसंबर के टाइम पर। ये 3 सेशन होते हैं। संविधान में इसका जिक्र नहीं है, लेकिन ये 3 सेशन ऐसे ही बांटे जाते हैं और ये रूल है कि किसी भी सेशन के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होगा। और इस मॉनसून सेशन में यह हरकत होती है कि 5 नए बिल आ रहे हैं और उसमें सबसे पहला बिल है एफसीआरए अमेंडमेंट बिल। किस किस को दिक्कत है इससे? इससे पाकिस्तान को दिक्कत है, कोई भी फंड, कोई भी इलीगल ड्रग्स पैसा इधर से उधर नहीं जा पाएगा। इससे बांग्लादेश को दिक्कत है, जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा था वो बीएसएफ ने रोक दिया है। ड्रोन के द्वारा भी कोई भी हवाला का मनी, इलीगल फंडिंग नहीं हो पाएगी। इसको म्यांमार के जो वहां पर उल्फा है, उल्फा फोर्सेस को दिक्कत है, वहां जो ड्रग डीलिंग होती है नॉर्थ ईस्ट में, वो नहीं हो पाएगी। इससे सबसे बड़ा खतरा है अमेरिका को, जो सीआईए दुनिया के हर देश में बैठी हुई है पैसा लेकर, जो एनजीओ को पैसा दे रही है और वो पैसे बांटे जा रहे हैं एंटी नेशनल एक्टिविस्ट के अंदर देश में जगह जगह पर, चाहे वो पीएफआई हो, चाहे वो ये जो एएसएफआई डबली वाले हो, चाहे वो 0.5 फ्रंट ऑफ इंडिया हो, चाहे वो सेपरेटिस्ट हो, चाहे वो नक्सल्स हो, चाहे जो हो, जिनको पैसा दिया जा रहा है वो उनका सबसे बड़ा हथियार है जो तोड़ दिया जाएगा। कन्वर्जन के लिए जो पैसा दिया जा रहा है, पैसा देकर क्रिश्चियन मिशनरीज कन्वर्जन कर रहे हैं हिंदुओं का, वो रुक जाएगा। देखिए ना, केरला में क्रिश्चियन मिशनरीज ने प्रोटेस्ट कर दिया इसके खिलाफ कि एफसीआरए अमेंड नहीं होना चाहिए। आपको लग रहा होगा कि यह आंदोलन सिर्फ दिल्ली में चल रहा है, यह आपकी गलतफहमी है, भूल जाइए। नेशनल लेवल पर जब आएंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, तो आप देखेंगे इसका इंपैक्ट। जो आज हुआ है ना 20 तारीख को, कल जो हुआ था, उसका इंपैक्ट अभी आप देखेंगे अगले 2 महीने में कि क्या भारत के अंदर हुआ है। ये देख लीजिए, ये बिल आने थे और इसकी वजह से मानसून सेशन को इंटरप्ट करने की कोशिश की गई। उमर अब्दुल्ला साहब वहां से आए हैं 370 के लिए, स्टेट हुड लेने के लिए। 20 तारीख को ही मानसून सेशन शुरू होने से पहले, और जब सेशन शुरू होता है 166 लगी होती है, 144 लगी होती है, वहां सुरक्षा होती है मेरे प्यारे भाई। देखिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन सिटीजन, फॉरेन कंपनीज, फॉरेन चार्टर्स, फॉरेन फाउंडेशंस एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये सब जो कंट्रीब्यूट करते हैं, पैसा देते हैं, ये भारत में अफेक्ट करता है क्या? भारत के इलेक्शन को, पब्लिक पॉलिसी को, रिलीजियस एक्टिविटीज को, कन्वर्जन को, मीडिया, भारत में जो मीडिया बैठी है उसको, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को। आज मदरसे बंद हो रहे हैं, आज कोई अगर कॉलेज बंद हो रहा है, स्कूल बंद हो रहा है जिसमें इलीगल एक्टिविटीज चल रही है, तो वो पैसा कहां से आ रहा है? यहां से आ रहा है। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल डिस्कोर्स, बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, इतने लोगों की संख्या, इतना बड़ा टेंट, और उनको खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, अगर महीनों कोई आदमी बैठा हुआ है तो वो अकेले दम नहीं बैठा होगा। ये सारी चीजें एफसीआरए के अंदर थी जिसको इंटरप्ट किया गया, ध्यान रखना। देखिए, ये एक आदमी है जिसका इस्तीफा चाहिए था,
कुंडली मार के बैठा हुआ कुर्सी पर। और जो मौन गवर्नमेंट है, आज उसने सवाल खड़े कर दिए कि तुम मौन हो, सोच रहे हो, अच्छी बात है, हर चीज को करने के लिए टाइम लेना चाहिए, सही टाइम पर अटैक जो है एक्शन लेना चाहिए, लेकिन एक्शन अटैक नहीं होना चाहिए। एक्शन अटैक नहीं होना चाहिए, बातचीत इज वन ऑफ द ऑप्शन। और अगर एक शब्द हो जाता, शब्द छोड़िए, मत बोलिए, इस आदमी को हटा देते तो क्या यह सब होता क्या? और अगर इस आदमी को हटाने के बाद यह होता तो क्लैरिटी सामने आ जाती कि मंसूबा क्या है, और भारत की जनता को लोग समझा भी पाते, हम भी समझा पाते कि मंसूबा क्या है। जब प्रधान का इस्तीफा मांगा था, दे दिया, बात खत्म। हालांकि यह सॉल्यूशन नहीं है, आपको मैं भी बता देता हूं कि प्रधान का इस्तीफा इज नॉट द सॉल्यूशन। उसकी जगह कोई और आ जाएगा और वो कोई दूध का धुला हुआ नहीं होगा, जरूरी नहीं है वो सारे एग्जाम सही करा देगा। फिर क्या दोबारा इस्तीफा लोगे? ये मांग ही गलत थी। मांग ये होनी थी कि गवर्नमेंट पीएमओ लिख के दे हमको कि अब आगे से कोई पेपर लीक नहीं होगा। किसी के इस्तीफे से दूसरा आदमी ले आना यह सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन अभी हम समझेंगे नहीं, क्योंकि हम क्रोध में हैं, हमको भड़काया गया है। यहां देखिए, ब्राह्मणवाद से आजादी, मनुवाद से आजादी, कश्मीर से आजादी, आरएसएस मुर्दाबाद, उमर खालिद जिंदाबाद, अफजल हम शर्मिंदा हैं, सीता के पति का नाम लेकर नीता के पति का, यह प्रोटेस्ट है। नीट के बच्चे ये करेंगे? आप कसम खाइए, अगर आप माता पिता भी हैं किसी नीट के बच्चे के और आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप कसम खाकर नीचे लिखिए, क्या नीट का बच्चा ये सब जानता है? नहीं। लेकिन अभी भी हम इतने अंधे होकर बैठे हैं कि इस मानसिकता को बिना समझे अंधी दौड़ में हमको दौड़ना है, क्योंकि हमको बरगलाया गया है देश के खिलाफ कुछ ताकतों ने। ये देखिए, इंटरनेशनल मीडिया बगल में ही बैठी थी क्या? तुरंत फ्लाइट लेके आ गई। इंटरनेशनल मीडिया कवर कर रही है, क्यों? क्योंकि भारत की छवि को धूमिल करना है, पूरे इलाके में यह खबर फैलानी है कि इंडिया इज गोइंग टू बिकम द नेपाल। और उस लड़के ने यह स्टेटमेंट भी दे दिया कि संसद उखाड़ फेंक देंगे, नेपाल बनेगा नेपाल। यह उसका स्टेटमेंट है कि यह वायरल हो दूसरे देशों की टीवी पर और पता चले कि भारत की संसद उखड़ने वाली है। क्या हमारे यहां कोई इन्वेस्ट करेगा, कोई पैसा लगाएगा इस देश में इस तरीके की स्थिति को देखकर? यही तो लोग चाहते हैं कि भारत में इन्वेस्टमेंट क्यों आ रहा है, भारत तरक्की क्यों कर रहा है? जो देश कल तक हर चीज मांगता था आज बनाने क्यों लगा है? जो देश हर चीज खरीदता था आज बेचने क्यों लगा है? लेकिन इसको हर आदमी नहीं समझ पाएगा, इसको कोई राष्ट्रवादी ही समझ पाएगा। प्यारे भाई देखिए, यह आदमी कहता है कि कईयों को सर फोड़ दिए, 12 साल की लड़की को घसीट कर ले गए। दिल्ली पुलिस इसका फैक्ट चेक करके जवाब दे रही है, क्योंकि ऐसे माहौल में जहां 50,000 से ज्यादा बच्चा खड़ा हो दिल्ली के ऊपर, वहां एक छोटा सा रेजिंग स्टेटमेंट भी आपको भड़काने के लिए काफी होता है। ध्यान रखना, भीड़ का चेहरा नहीं होता। दिल्ली पुलिस ये तुरंत ट्वीट करती है, तुरंत के तुरंत, कि यह अफवाह फैलाई जा रही है, इस पर ध्यान ना दिया जाए। इस पर जब जांच होगी ना, देखिए कुछ चीजें दिखाता हूं आपको। ये देखिए, ये प्रोटेस्ट में से ऑनलाइन कॉलिंग हो रही है। अभिजीत दीपके साहब ऑनलाइन कॉलिंग कर रहे हैं जर्मनी से। अरे यार, इतने तो हम बुद्धिहीन नहीं हैं। तुम क्या कर रहे हो मेरे दोस्तों? हम एक ही हैं, चाहे पुलिस हो चाहे हम प्रोटेस्टर्स हो, हम एक ही हैं। हमको लड़ाया जा रहा है, और जिस दिन तुम ये बात समझोगे तुमको अंदर से दुख होगा, रिग्रेट फील होगा कि हमको लड़ाया जा रहा है। ये देखिए, वे लोग इस प्रोटेस्ट में हैं ही नहीं जिन्होंने लड़ाया है, उनको खरोंच नहीं आई है। या तो तुम्हारे सर फूटे हैं या हमारे बदन टूटे हैं। ध्यान रखना मेरे भाई। ये दीपिका ऐसे करके पूरी भीड़ को मोटिवेट करने के लिए जर्मनी से एक आदमी से वीडियो कॉल करवा। देखिए कि वेल डन, आपने आज जो किया वो इतिहास में याद रखा जाएगा, इतिहास में याद रखा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। ये देखिए, जेएनयू संसद चलो कोऑर्डिनेशन, ये व्हाट्सएप के चैट लीक हो रहे हैं, मैं व्हाट्सएप चैनल में डाल दूंगा, अपने व्हाट्सएप चैनल में डाल दूंगा, ज्वाइन कर लेना, पढ़ लेना। वहां क्या लिखा हुआ है? अरे तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। ये देखियो भाई, अगर किसी की मौत होती है तो उसमें तो सरकार पे ज्यादा प्रेशर आएगा। किसको मरवाने का प्लान था? आप समझ रहे हैं ये रुक गया है? नहीं, ये शुरू हुआ है, और कल इसका पहला फेज था, और पहला फेज सबसे ज्यादा कमजोर होता है। आप समझ रहे होंगे, क्योंकि समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर कोई एक भी बंदा, एक बात बताइए, 1 लाख लोग अगर दिल्ली की सड़कों पर है सरकार के खिलाफ, क्या एक आदमी की जान नहीं जा सकती? जा सकती है, लेकिन वो जान जाए तो इन्हीं में से किसी की जान जाए, या तो पुलिस वाले की या बच्चों की, और फिर देश को जलाने का काम हम कर देंगे, जो बाहर बैठे हुए हैं, जो इस पूरे चीज को रिमोट कंट्रोल से चला रहे हैं। मेरे देश का आदमी इतना इमोशनल क्यों है? वो समझता क्यों नहीं? हाथ जोड़कर विनती है, समझिए, भारत के लिए, भारतवर्ष के लिए समझिए प्लीज। देखिए ये मैसेज है किसके? उन ग्रुपों के मैसेज है मेरे प्यारे भाई। ये देखिए, लाल सलाम, कल मोदी सरकार का लास्ट डे होगा। आप समझ ही नहीं रहे, इसमें एग्जाम का लेना देना बहुत कम है, बच्चों का फायदा उठाया जा रहा है। और सरकार को भी शर्मसार हो जाना चाहिए कि उनको पता था कि बच्चा सबसे इमोशनल एंगल है, और बच्चे का यूज करके जो कई सालों से 10-12 साल से जो सत्ता से बाहर हैं, वो
भूखे गिद्ध की तरह लपलपाते हुए खड़े हैं, 1 मिनट में आपको निगल जाएंगे। आपको बातचीत करनी चाहिए थी बच्चों से, आपको किन्हीं बच्चों को, जो बच्चों के लीडर थे, उनको बुलाकर उनसे बातचीत करनी चाहिए। आपको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देना था, नहीं दिया आपने, और आप इसका खामियाजा भुगतेंगे। कभी कभी बच्चे की हर चोट का खामियाजा हर वोट से देना पड़ता है, यह किसी को भी नहीं भूलना चाहिए। यह गलती कांग्रेस ने भी करी थी, वो अहम ब्रह्मास्मि वाला एटीट्यूड लेकर बैठे थे। सरकार को नहीं करनी चाहिए। अगर आप राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्र हित में सोचते हैं, तो राष्ट्रवादी आपकी तरफ से यह सजेशन देता है कि बच्चों से बात करिए, बच्चों के सिलसिले को समेटिए, जिससे यह नेशनल सिक्योरिटी पर खतरा ना आए, क्योंकि कुछ लोग बच्चों के इमोशन का यूज कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त। देखो यार, जो जान देने तक को तैयार है वो सुन लो। कम से कम तुम्हारा एहसान तो रहेगा आने वाली पीढ़ियों पर, आने वाले बच्चों पर। वो सुनेंगे कि मेरा भाई उस प्रोटेस्ट में मारा गया था। मेरा दिल दुख रहा है ये मैसेज पढ़कर। ये किस ग्रुप के मैसेज हैं? संसद चलो कोऑर्डिनेशन ग्रुप के मैसेज हैं। आज आप समझिए ये ब्रेन वॉश कैसे किया जाता है कि तुम्हारा एहसान रहेगा आने वाली पीढ़ियों पर, का मेरा भाई संसद पर प्रोटेस्ट करते हुए अगली पीढ़ी के लिए मारा गया था। एक आदमी, इनको कुछ आदमी मरवाने हैं। और मैं बता रहा हूं, एक भी चीज ऐसी घटना घटती है, इसीलिए मैं कह रहा हूं समझो, ये शुरुआत है। ये देश में बहुत बड़ा कैओस हो जाएगा। वो दिन दूर नहीं है जब 1 महीने में तुम्हारी काया पलट हो जाएगी और तुम खुद कहोगे कि हमने गलती कर दी। ये मैं देशवासियों से अपील कर रहा हूं, तुम खुद कहोगे कि हमने गलती कर दी दिल्ली जाकर, किन्हीं की बातों में आकर। ये ब्रेन वॉश, आप कहते हैं ना सर आतंकवादी बेवकूफ होते हैं कि अपने आप को उड़ा लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। ये देख लीजिए, ये ब्रेन वॉशिंग, ये कौन सा मोटिवेशन है कि तुमको पीढ़ियां याद रखेंगे तुम्हारा भाई मारा गया था उस चीज के लिए। एक आदमी को मरने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। ये वही ग्रुप है। देखिए, ये कोई लड़की है जेएनयू संसद चलो कोऑर्डिनेशन में, कहती है कि आफ्टर रीचिंग द प्रोटेस्ट साइड, हो सकता है आपका नेटवर्क काम ना करे, तो वो एप्लीकेशन बता रही है, ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, जिससे नेटवर्क नहीं भी चल रहा होगा तो भी आपके मोबाइल का इंटरनेट चलेगा। हम कोऑर्डिनेट करते रहेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। ये वायरल हो रहे हैं। आपको अकेले में, अगर आपको पर्सनली पढ़ने, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, मैं डाल दूंगा वहां पर। देखिए, फॉरेन मीडिया, ये सारा गेम किस आदमी पर हो रहा है? अरे क्या कर रही है रे सरकार? ऐसा क्या चिपक गया उस कुर्सी में? चाहे मान लो कुछ ना हो, उस सीट को खाली कर दो, शिक्षा मंत्री की सीट खाली रहने दो 2 महीने, हटाओ ना आदमी को। आपके हाथ में पूरी पावर है। ऐसा क्या रोक रहा है आपको? ऐसी कौन सी फांस अटक गई, ऐसी कौन सी बेइज्जती हो रही है कि एक आदमी को हटा नहीं पा रहे और नेशनल सिक्योरिटी का इशू बना रहे हैं बाहर से बैठे हुए लोग? इतना तो एक्शन लेना चाहिए। देखिए यहां पर मेरे दोस्त, स्टोन पेल्टिंग, ये देखिए, ये किसके बच्चे हैं यार? ये जो लात मारे गाड़ी तोड़ रहे हैं, ये जो पुलिस वाले बंधे हुए बैठे, ये कौन है? ये हम तुम में से ही हैं। अब राजनीतिक पार्टियां फायदा उठाने के लिए पूरी तरीके से हर संभव प्रयास, क्योंकि वो समझ गए कि माहौल देश में ऐसा बना हुआ है कि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए जिनके कैरियर खत्म हो चुके हैं, वे अपने कैरियर्स को रिवाइव करने के लिए इस प्रोटेस्ट का सहारा उठाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट से ज्यादा ताकत पूरे विश्व में किसी के पास नहीं होती, देश चाहे जो भी हो। और उसमें तो अगर आप भारत के लोग हैं, तो भारत के लोग तो फिर आप जानते हैं, जेपी के आंदोलन को याद कर लीजिए। भारत के स्टूडेंट में बहुत पावर है। ये देखिए, आर्टिकल 370 की बात कर रहा है, बच्चों के बारे में कोई नहीं बोल रही है। देखिए यहां पर एक तबका है जो कहता है वंदे मातरम बोलना हमारे लिए हराम है, हम बोलेंगे ही नहीं। और सरकार क्या कर रही है? वंदे मातरम का अगर अपमान हुआ तो 3 साल की जेल होगी। इसके खिलाफ है ये षड्यंत्र। एक चीज के खिलाफ अगर आप लेके बैठो कि एक चीज के खिलाफ ये प्रोटेस्ट है, नहीं, बहुत से ग्रजेस हैं अंदर। अब वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, अपमान करेंगे तो क्या होगा? 3 साल की जेल है। ये प्रोटेस्ट का मतलब समझिए कि ये प्रोटेस्ट कहां जा रहा है मेरे भाई। ये देखिए ना, ये देखिए, बच्चों के सपनों पर बोलो। वो जौहर यूनिवर्सिटी जो लाखों करोड़ों मजलूमों, जो गरीब मुस्लिमों का खून चूस कर जो यूनिवर्सिटी बनाई गई अवैध कब्जे के साथ, आज उसको तोड़ा जा रहा है। आज उसको तोड़ने की बारी आई है तो क्या कह रहे हैं? बुलडोजर चल रहा है बच्चों के सपनों पर। आजम खान की यूनिवर्सिटी, शॉर्ट देख लेना, शॉर्ट बनाया हुआ है मैंने। आज आपको बताता हूं, देखिए ये आदमी, जो आदमी कह रहा है कि भारत अपने पड़ोसियों से बनाकर नहीं रख रहा है, यानी ऐसी स्थिति में अगर कोई आदमी पाकिस्तान का, बांग्लादेश का सपोर्टिव स्टेटमेंट बोलता है, तो आप समझिए वो भारत को किस नजरिए से देख रहा है, उसको बाहर से क्या सपोर्ट मिल रही होगी। यह हमारे सोचने का विषय है, सबके सोचने का विषय नहीं है। मेरे अंदर जो पावर थी समझाने की, मैं समझा चुका हूं। फिर एक बार विनती करूंगा कि प्रोटेस्ट डेमोक्रेसी का हिस्सा है, आपका अधिकार लेना आपका अधिकार है, लेकिन उसकी कीमत देश की सुरक्षा के साथ तय नहीं होनी चाहिए। कितनी भी आपस में अनबन हो जाए, कितनी भी लड़ाई हो जाए, ऐसा कभी भी मत करना कि बाहर का कोई सुअर आकर तुमको घर में 2 शेरों में लड़ाई करवा दे। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना एक कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर छोड़ना। फिर मिलूंगा एक और एनालिसिस के साथ, तब तक ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।